Okay, before start the session or the solutions of GATE 2021, I would like to know you that how IIT Bombay had played with your minds, or you can say कि how IIT Bombay had given you 25 marks just for free. Okay, in this 25 marks, 5 marks तो MTA that is marks to all यहाँ से मिलते हैं आपको, एंड रेस्ट जो 20 मार्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं एक पैटर्न पे, एक ट्रिक पे, आपके इंटेलेक्चुअल पे जो आपको एग्ज़ाम के वक्त यूज़ करना था. ओके, सो ये जो 20 मार्क्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, दैट इज़ 26 से 36 क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको एक पैटर्न पता होना था, और थ्रू अ ट्रिक यू कैन जस्ट गेट द राइट आंसर विदाउट अप्रोचिंग टू द क्वेश्चंस. सो बिना क्वेश्चन पढ़े आप ये 10 क्वेश्चन कर सकते थे और आपको 20 मार्क्स बिल्कुल फ्री मिल जाते, जस्ट थ्रू दी ऑप्शंस. आपको ऑप्शंस में राइट आंसर देखना था, वो भी बिना क्वेश्चन पढ़े. तो हम सेशन स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन नंबर 26 से 36 देख लेते हैं, मतलब इसकी ट्रिक देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन से, देन बाद में इनको डिटेल्स में तो हम पढ़ेंगे. अभी ट्रिक देख लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन. ओके, तो हम नीचे 26 से 36 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू 36. सो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले 26 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं. ओके, तो हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक इज़ दिस कि जो भी ऑप्शन है उसके, मान लो जैसे ये एस है, एस का जो भी आंसर होगा, सपोज एक्स इज़ द आंसर, तो एक्स इन्होंने कम से कम दो ऑप्शंस में प्रोवाइड किया होगा. तो एस मतलब एक्स यहाँ भी दिया होगा और एक्स यहाँ भी दिया होगा, तो हमारे ये दो ऑप्शंस में से कोई आंसर होगा. ओके, हम एक बार ट्रिक समझते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन देखते हैं. जैसे ये है क्वेश्चन, एल सी आई पी सी एम टोई लीड. ठीक है, इनके बारे में हमें से इस लीड के अलावा और इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है इनके बारे में. तो हमारी ट्रिक तो वैसे हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं. ओके, सो ट्रिक इज़, एस का ऑप्शन 2 और 2 इन दो में दे रखा है और इधर 1 1 दे रखा है, तो इससे हमें कंफर्म नहीं है कोई कौन सा आंसर होगा. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. आर, आर इज़ 4 दे रखा है, 1 2 एंड आर इज़ 4 इधर दे रखा है. तो दिस सपोज कि हमारे जो अभी दो ऑप्शन चलेंगे वो या तो ये होगा या इसमें से कोई आंसर है हमारा. अब आगे चलते हैं. क्यू का 5 एंड क्यू का 3, क्यू का 4, क्यू का 3. तो हमें दे रखा है क्यू का 3 इस वाले ऑप्शन में, ठीक है, डी में, और क्यू का 3 इस वाले ऑप्शन में. लेकिन हमारा, अगर हम देखते आ रहे हैं तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही बैठेगा, क्योंकि इसमें क्यू का 3 भी है और आर का 4 भी है. तो क्या हमारा ऑप्शन सही होता है, फोर्थ ऑप्शन सही होता है. और अगर हम पी के 5 के लिए भी देखें तो पी का 5 भी 2 बार दे रखा है इसी ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि पी का 5 इधर भी हो गया, पी का 5 इधर भी हो गया. तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट जाता है वो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आर का और डी का. डी ऑप्शन इज करेक्ट. 26 का अगर हम आंसर देखें, 26 आंसर इज डी, तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. सो दिस इज़ आवर आंसर. हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और हमारा आंसर निकल आया. तो इस ट्रिक से आप 26 से 36 क्वेश्चन मैक्सिमम आप इसी ट्रिक से सॉल्व कर लोगे. ये ट्रिक आपकी इसी बार हुआ, ये हर बार नहीं होता. आईआईटी बॉम्बे ने इस बार किया है, वो रीज़न आई डोंट नो. इससे आप हर क्वेश्चन कर लेते हैं. हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, देन फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं. जैसे अब यही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. ओके, सो क्वेश्चन नंबर, वेट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30 इज, जो भी है हमें शालीमार बाग के बारे में पता है, लाल बाग ये भी पता है, इन दोनों के बारे में नहीं पता था, बट हम क्वेश्चन स्टडी नहीं करते, हम सीधा ऑप्शंस पे आते हैं. एस का 4 3 2 3, तो एस का 3, ये दो ऑप्शन हमारे जाते हैं जिनके साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे. ओके, देन वी हैव आर का 4 दो बार दे रखा है इस वाले लाइन में, आर का 4. सो हमारा ऑप्शन, अच्छा हमारा ऑप्शन सही हो जाता है फिर बी, लेकिन हम फिर भी आगे चलेंगे. इसमें क्या होगा, 1 क्या होगा, 1 1 दो बार दे रखा है और वो भी बी में ही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. एंड इसमें 5 और 5 इसमें दे रखा है. सो अवर ऑप्शन बी एकदम एग्जैक्ट जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, क्योंकि इसमें अगर 5 का, आप उल्टा भी चल सकते हो, जैसे अगर पी का 5 देखें तीनों में दे रखा है,
तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। क्यू का 1 देखें, क्योंकि क्यू 1 में 2 बार आया तो क्यू का 1 भी ऑप्शन में जाता है, और आर का 4 2 बार आ रहा है, एस का 3 भी 2 बार आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, सो इस टाइप का ट्रिक थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 30 के बाद देखते हैं, दैट इज़ ओके दिस इज दैन ओके 36 नंबर 36 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जॉन हैंकॉक टाइप आई 101 हमने पढ़ रखा है, टाइप आई 101 101, बट और कोई हमने नहीं पढ़ रखा इसमें। और टाइप आई 101 का आंसर दैट इज़ आउट ट्रिगर ट्रस्ट, ये हमने आई थिंक गेट 2016 में ये हमने पढ़ रखा है कि इसका आंसर आउट ट्रिगर फ्रेम हमने उसी में पढ़ा था। ठीक है, हम तो सीधा बिना क्वेश्चन के सोल्व करते हैं। दैट इज़ एस का 1 2 3, तो दिस कन्फर्म कि एस का आंसर इन तीनों में से कोई है। ठीक है, टू कन्फर्म दिस। देन आर का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 4 and 1, और ये भी दोनों में दे रखा है। सो दिस ये हमें कोई ऑप्शंस नहीं, अच्छा आर का ऑप्शन वैसे हमें 4 कन्फर्म है, तो या तो ये होगा या ये, और दिस कन्फर्म कि हमारा आंसर इज ये होगा। बट अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्यू का ऑप्शन इज़ 1 3 5 4, ये भी हमें कोई ऑप्शन नहीं बता रहा कि कौन सा ऑप्शन की तरफ प्रोबेबिलिटी हमें कुछ नहीं बता रहा। एंड पी का 5 5 5, सो दिस कन्फर्म पी का इन तीनों में से होना चाहिए 5 के रीज़न के बेस पे। बट हमारा जो एस के बेस पे अगर हम देखें तो पी का ए ऑप्शन नहीं हो सकता। सो दिस कन्फर्म हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, दैट इज सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी में क्यू का या तो 4 होगा या आर का 4, या क्यू का 1 आर का 1, और वैसे हमें कन्फर्म है आर का 4, तो इससे आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट जाता है। तो इसमें ये ट्रिक ने ये हेल्प की थी हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो दिस ओ सॉरी मैंने सी ऑप्शन बता दिया, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, सो क्योंकि आर का 4 था तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एंड ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें हमने लीनियरिटी पर रखा है एंड रेडियंसिटी, बिना उसके क्वेश्चन पर ही सोल्व करते हैं। दिस आल्सो कन्फर्म कि 2 एस में से ये तीनों होंगे। ठीक है, 5 4 5, तो इन दोनों ने कन्फर्म किया कि आर का 5 होगा, और आर का 5 और एस का 2 इन दोनों में कॉमन जा रहा है। फिर भी एक बार हम क्यू की तरफ चलते हैं। क्यू 1 कन्फर्म करता है कि इन तीनों में से कोई आंसर होगा, और ये इन तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और P3 भी कंफर्म करता है इन दोनों में से कोई आंसर होगा, और ये ही कॉमन आ रहा है। सो हमारा ऑप्शन सी इज विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का अगर हम आंसर देखें, 33 विल बी ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, हियर इज 33 एंड क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर इज सी। तो बिना क्वेश्चन पढ़े आप क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो ये ट्रिक थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, यही देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इन सब अच्छा ये तो हमें वैसे एस का ये हमने बहुत बार पढ़ भी रखी है, ये बिल्डिंग नॉर्मन फोस्टर की, ये सारी बिल्डिंग्स हमने पढ़ रखी हैं क्या क्या थी। बट हम डायरेक्ट क्वेश्चन के बेस पे सोल्व करके देखते हैं, और ऑप्शंस के बेस पे 2 1 2 5 1 5, तो दिस कन्फर्म कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, एंड आर का 1 आर का 2 आर का 4 आर का 4, सो ये इन दोनों में कॉमन जा रहा है, तो ये आंसर हमारा जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 2 2 बार नहीं आया। देन आगे चलते हैं 3 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 3, क्यों का 3 और 3, दिस कन्फर्म कि डी इज कन्फर्म, एंड पी का 2 भी इसी में कॉमन है। तो दिस आल्सो कन्फर्म कि 27 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 27th, ये इज 27 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दीज आर द ट्रिक जिससे हमने 26 से क्वेश्चन नंबर 26 से 36 तक आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बिना क्वेश्चन पढ़े। एंड कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सी एक दो चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे हमने अभी 36 नंबर देखा था। बाकी रेस्ट आपके 20 मार्क्स फ्री थे। एंड ठीक है, ये आईआईटी बॉम्बे ने क्यों किया ये तो कंफर्म नहीं है, मे बी कोविड के चक्कर में आपको जस्ट गिफ्ट देने के लिए किया हो।
और ऐसा ही एक मतलब ट्रिक जो थी वो एक मूवी में भी दिखाई गई है कि दो सिटी के बीच में, इंग्लैंड में आई थिंक वॉर के बाद, दो सिटी के बीच में कि हम ये सिटी अपने ही बच्चों को अपने ही कॉलेज में एडमिशन देना चाहती थी, इन सिटी के बच्चों को प्रेफर नहीं देना चाहती थी। तो इन कॉलेज ने क्या किया, क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट बना दिए और जो ऑप्शंस थे, जैसे इसमें तो 1 2 3 4 दे रखे, उसमें 10 ऑप्शंस थे, मतलब PQRST UVWX। तो वो एल्गोरिदम के बेस पे उन्होंने ऑप्शन दे दिए। मीन्स एल्गोरिदम के बेस पर आप बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन से सही ऑप्शन सही निकाल सकते थे। तो ठीक है, वो मूवी थी, बट ठीक है, IIT बॉम्बे ने जो किया वो उनके स्पेसिफिक रीज़न है। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2016 द फंक्शन ऑफ एन ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस इज। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, व्हाट इज ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, देन ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस दैट इज ARD, और इसको हम ERD भी कहते हैं, दैट इज एमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस। तो ये जो क्वेश्चन दिया है IIT बॉम्बे वाले ने, ये NBC 2016 में पार्ट A 5A, पार्ट A के सेक्शन 5A में दे रखा है, दैट इज़ इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट एंड एस्केलेटर, जिसमें हम स्टडी करेंगे लिफ्ट एंड एस्केलेटर। तो उसमें ये क्वेश्चन, वहाँ से ये क्वेश्चन उन्होंने दिया है, दैट इज़ ARD एंड ERD, एमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस एंड ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। सो लिफ्ट एंड एस्केलेटर इंस्टॉलेशन में से ये क्वेश्चन आया है। उस सेक्शन 5 में पहली हेडलाइन, पहली टर्मिनोलॉजी यही थी, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। सो व्हाट इज ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस? इट इज़ अ डिवाइस विद अ बैकअप, और यू कैन से विद अ बैटरी। ठीक है, इसमें बस मिनट ऑफ पावर सप्लाई होती है, मतलब 2-3 मिनट के लिए पावर सप्लाई होती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इन केस ऑफ फेलियर, इन केस ऑफ लाइट फेलियर, जो एलिवेटर्स में या लिफ्ट में जो ट्रैप्ड पैसेंजर्स होते हैं, मान लो ये फ्लोर वाइज है, इसी फ्लोर सिस्टम, और यहाँ पे हमारी लिफ्ट इस वक्त यहाँ पे थी, यहाँ से स्टार्ट हुई एंड एकदम से लिफ्ट मतलब लाइट फेलियर हो गई, जो लिफ्ट में जो पैसेंजर्स हैं वो बीच में स्टक कर जाएंगे। तो एमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस क्या करता है, अगर ये ऊपर जा रही है तो इसको मतलब जो इसकी पावर सप्लाई है, बैटरी है, उससे ये इसको नियरेस्ट लैंडिंग पे पहुंचा देगी। अगर ये ऊपर जा रही है तो इसको ऊपर तक पहुंचाकर मतलब यहाँ तक पहुंचा देगी इस लिफ्ट को, और यहाँ से बंदे रेस्क्यू कर जाएंगे। ठीक है, सो ट्रैप पैसेंजर को सेफली नियरेस्ट फ्लोर पर पहुंचाना एमरजेंसी या ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस का मेन फंक्शन होता है। तो जिन एस्केलेटर या उसमें एलिवेटर्स में ये लगा होता है, उसमें ऑटोमेटिकली ये लिफ्ट एक अपने ऊपर या नीचे वाले फ्लोर पे स्टॉप हो जाती है यूजिंग रिचार्जेबल बैटरी या पावर सप्लाई। ठीक है, तो दिस इज एमरजेंसी पावर, और इसको UPS भी कहते हैं, दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर, इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, UPS। सो ठीक है, इसमें और तो कुछ नहीं था, एमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस। एंड इसी जो सेक्शन 5 में कुछ आगे टर्मिनोलॉजीज थी, दैट इज एक तो थी ऑयल बफर, ठीक है, या स्प्रिंग बफर। बफर मीन्स किसी चीज़ को रोकना। तो मेन फंक्शन क्या था इन ऑयल बफर या स्प्रिंग बफर का, जो लिफ्ट के साथ काउंटर वेट होता है। ठीक है, जब वो लिफ्ट नीचे आ रही हो या ऊपर जा रही हो, तो जो काउंटर वेट एकदम से नीचे आ रहा हो, तो नीचे वाली लैंडिंग पे एक उसमें ऑयल बफर या ऑयल का बफर हो या स्प्रिंग लगी हो, ताकि जो इस काउंटर वेट को एकदम से नीचे आते हुए रोक सके। ठीक है, दैट इज ऑयल बफर। सो इट्स अ मीडियम टू स्टॉप द काउंटर वेट। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आई थी इसमें, दैट इज रिटायरिंग कैम। रिटायरिंग कैम क्या होता है? इट्स अ डिवाइस, जैसे ये लिफ्ट अभी ऊपर जा रही है,
ठीक है ना, मतलब ऑन वे है, तो इस मूविंग वे में इसका जो डोर होते हैं वो ना खुले, जो अंदर वाला डोर है वो ना खुले इसका, उस वो कौन कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल्स रिटायरिंग कैम। ठीक है, तो ड्यूरिंग मूविंग इसका डोर अनलॉक ना हो जाए उसे कहते हैं रिटायरिंग कैम, उस सिस्टम को कहते हैं रिटायरिंग कैम जो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें और तो कुछ नहीं था। बाकी जो बेल्ट एलिवेटर्स और ये सब कुछ थे ये हमने पहले पढ़ ही रखे थे, तो बाकी इसमें ये सब कुछ था, बेल्ट एलिवेटर्स, वो सीजर एलिवेटर्स। ठीक है ना, बाकी ये था, तो इसमें और कुछ खास नहीं था। सो आवर क्वेश्चन इज ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस एंड ऑप्शंस वी हैव विच ब्रिंग अ स्टिक लिफ्ट टू द नियरेस्ट लैंडिंग लेवल, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोल फायर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एट प्लानम लेवल, control the escape route lighting system and trigger fire sprinkler system. So next is control electrical system at planum level. So ओके, सो मैंने कहा था कि हम सारे ऑप्शन स्टडी करेंगे क्योंकि जो 2021 में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे काफ़ी पुराने गेट के क्वेश्चंस के ऑप्शंस में जो ऑप्शन थे उसमें से आए हैं, ये हम आगे देखेंगे कैसे आए। तो अभी हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोल फायर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एट प्लानम लेवल। सो व्हाट इज प्लानम लेवल? प्लानम लेवल क्या होता है कि आपने अगर रैबिट में काम किया हो तो व्हेन यू प्रोवाइड सेक्शन काटते हो तब उसमें जब लेवल्स डिवाइड करते हैं, दिस इज़ लेवल 1, दिस इज़ लेवल 2 या फ्लोर लेवल 1, तो उसके बीच में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, दैट इज़ प्लानम लेवल। दिस इज़ लेवल 1 या फ्लोर 1 जो भी होगा। ठीक है, तो दिस इज़ प्लानम लेवल। प्लानम लेवल बेसिकली क्या होता है, ये फॉल सीलिंग, मान लो ये आपकी सीलिंग, ठीक है, ये आपका फ्लोर, एंड जो ये फॉल सीलिंग वाला लेवल होगा उस लेवल को कहते हैं प्लानम लेवल। तो यू कैन से जो फॉल सीलिंग की जो बॉटम लेवल होगा दैट इज प्लानम लेवल। ठीक है, सो कंट्रोल फायर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्लानम लेवल में कंट्रोल करना, बिकॉज क्या होता है, मान लो आपकी फायर यहाँ लगी है, ठीक है, तो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम उसको संभाल लेगा, और स्प्रिंकलर सिस्टम तो हमारे फॉल सीलिंग के नीचे ही, मतलब उसकी जो डक्ट खुलती है या जो भी वो होता है, मतलब पानी का फॉर स्टार्ट होता है वो सीलिंग के नीचे स्टार्ट होता है। बट इन केस अगर ये फायर यहाँ पहुँच गई, दैट इज प्लानिंग लेवल के अबव, तो यहाँ पे जो सिस्टम है उसको कौन संभालेगा, एंड मोर ओवर फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेकेंड इज कि यहाँ पे जो डक्ट सिस्टम्स जा रहे होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो रही होती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम से, ऑक्सीजन को अगर एकदम से आग मिल गई या फायर मिली तो वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, तो इसलिए प्लानम लेवल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड एंड थर्ड इज़ कि यहाँ पे जो डक्ट्स जा रही होंगी वो फ्रेश एयर की भी होती है, और यही डक्ट काफ़ी दूसरे रूम्स में भी मतलब जा रही होंगी, तो वहाँ भी अगर यहाँ पे आग लगे तो उस डक्ट के थ्रू सारा जो भी वेस्ट होगा या स्मोक होगा वो दूसरे रूम्स में भी चला जाएगा। तो इन तीन रीजन की वजह से प्लानम लेवल में इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हमें वो फायर को कंट्रोल करना होता है। बट इसलिए अब जो भी एल्यूमिनियम डक्ट्स और रेड कलर की फायर पाइपलाइंस होती हैं वो सील प्रूफ होनी चाहिए, तो हमारा जो मेन फोकस जाता है वो बचता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो वायर्स होती हैं वो ओपन होती हैं, तो इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए हमें जो कोटिंग देनी होती है दैट इज़ PTFE, ये कोटिंग हमने बहुत बार पढ़ रखी है, ठीक है ना, तो हमें इस कोटिंग के थ्रू वो वायर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसी कोटिंग की वायर को हमें अलाउ करना होता है प्लानम लेवल की सीलिंग में। तो जो प्लानम लेवल है वो बेसिकली हमें कमर्शियल बिल्डिंग्स में आपको देखने को मिलेगा, जब आप कमर्शियल बिल्डिंग्स के सेक्शंस काटोगे तब उसमें आपको प्लानम लेवल मतलब काटना पड़ता है, क्योंकि यूजली फॉल सीलिंग और ये सब कुछ रेजिडेंशियल में होती है, उनमें डक्ट्स पास नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज द कंट्रोल फायर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एट प्लानम लेवल। सो थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं, दैट इज ओके, थर्ड इज कंट्रोल द एस्केप रूट लाइटिंग सिस्टम। सो एस्केप रूट लाइटिंग सिस्टम क्या होता है,
एस्केप रूट लाइटिंग सिस्टम इज सेम एज एमरजेंसी लाइटिंग, ठीक है, जो कि हमारी मैक्सिमम लगी होती है एस्केप रूट में, कॉरिडोर्स में एंड स्टेयर्स में। इन 3 जगह पे एस्केप रूट लाइटिंग लगी होनी चाहिए जब आप फायर की ड्राइंग्स बनाओगे ना, मीन्स फायर स्कीम कराने के लिए, तब आपको ये एस्केप रूट लाइटिंग सिस्टम दिखानी पड़ती है। जैसे हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हमने पहले प्लान सैंक्शन करा लिया, मतलब मान लो स्कूल है उसका प्लान सैंक्शन कराया अपने TCPO या जो भी अथॉरिटी है उससे, उसके बाद हमें उसकी फायर स्कीम लेनी होती है, ठीक है, मतलब उसमें फायर की जो भी ऑपरेटर्स लगा के वो फायर स्कीम फायर अथॉरिटी से पास करानी होती है। देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद हमें उसकी फायर NOC लेनी होती है जो कंफर्म करते हैं कि उसमें सारे ऑपरेटर्स लग चुके हैं। देन इसके बाद हमें OC मिलती है, OC में हमें फिर उसी TCPO जहाँ से हमने प्लान सैंक्शन कराया होता है वो अथॉरिटी देती है हमें। तो फायर स्कीम में आपको एस्केप रूट लाइटिंग और कॉरिडोर और स्टेयर केस में रूट में एस्केप रूट कॉरिडोर स्टेयर केस में आपको इमरजेंसी लाइटिंग दिखानी होती है। ओके, तो एस्केप रूट लाइटिंग सिस्टम, ठीक है, ये तो हो गया। तो क्या होता है इसका एक पॉइंट और है कि इट शुड बी इल्यूमिनेटेड फॉर 90 मिनट्स, एटलीस्ट 90 मिनट्स तक ये चलती रहनी चाहिए। उससे मैक्सिमम ज़्यादा चले तो ठीक है, बट एटलीस्ट 90 मिनट लाइट जाने के बाद 90 मिनट्स तक ये चली होनी चाहिए। और इट इज़ आल्सो वही बैटरी बैकअप पे डिपेंड करती है कि आपने कितना बैकअप लगा रखा है, उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और हमने एक क्वेश्चन और भी आया था, ये रिसेंटली कहीं आया था, दैट लाइटिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ एम्बियंट लाइटिंग, सेकेंड लाइटिंग होती है हमारी टास्क लाइटिंग एंड थर्ड लाइटिंग इज़ एसेंट लाइटिंग, ठीक है। एम्बियंट लाइटिंग हमारी यूज़ होती है विजिबिलिटी के लिए और नॉर्मल विजिबिलिटी के लिए। टास्क लाइटिंग प्रॉपर किसी टास्क के लिए, जैसे रीडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारा मॉडलिंग एंड सोन। एसेंट लाइटिंग होती है किसी चीज़ पे मेन फोकस करने के लिए, ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करना हो तो उसके लिए हमें एसेंट लाइट यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एमरजेंसी लाइटिंग या एस्केप रूट लाइटिंग के साथ ही एक कंसेप्ट और था NBC में, दैट इज़ एंटी पैनिक लाइटिंग, एंटी पैनिक लाइटिंग, ठीक है। एंटी पैनिक लाइटिंग इज़ नॉट सेम एज एस्केप रूट लाइटिंग। एंटी पैनिक लाइटिंग और एस्केप रूट लाइटिंग में डिफरेंस क्या होता है? एस्केप रूट लाइटिंग आपकी मैक्सिमम एस्केप रूट्स में या कॉरिडोर में या स्टेयरकेस में लगाई जाती है। एंटी पैनिक लाइटिंग वहाँ लगाई जाती है जहाँ पे पीपल गैदरिंग हो रखी हो, जैसे मूवी थिएटर्स, सिनेमाज में, ठीक है, जहाँ एकदम से लाइटिंग जाए और वहाँ पे काफ़ी लोग हैं और एकदम से पैनिक सिस्टम ना खड़ा हो जाए या भगदड़ ना बच जाए, तो वहाँ पे डिफ्यूज लाइटिंग लगाई होती है। आपने देखा होगा जैसे मूवीज़ मतलब जब बंद होती है तो डिफ्यूज लाइट हल्की सी दिख जाती है, जिससे मतलब पीपल अपना सामान उठा सकें या अपनी बियरिंग्स या मतलब उन्हें इंडिकेट हो जाए कि आपका एस्केप रूट यहाँ पे है और मतलब सामान कुर्सी वुर्सी से उधर तक गिर ना जाए। दैट इज़ एंटी पैनिक लाइटिंग। एस्केप लाइटिंग तो सिंपल सी ये होती है कि एग्जिट लिखा होता है या ये लिखा होता है कि इधर भागो, इधर वो करो। दीज आर एस्केप रूट लाइटिंग। और ये डिफ्यूज लाइटिंग जो कोने से निकल रही हो, सीलिंग के हल्की सी, कि दिख जाए आपको कि ये आपकी वॉल है और ये सब कुछ है, ठीक है। सो एस्केप रूट लाइटिंग एंड एंटी पैनिक लाइटिंग। नाउ फोर्थ पे चलते हैं, दैट इज ट्रिगर द फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। नाउ फोर्थ इज ट्रिगर द फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। सो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम हमने पढ़ा ये कि कौन ट्रिगर करता है इसको, जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में ऐसे होता है। देन इसके बाद यहाँ पे एक डिस्क बनी होती है और इसमें ग्लिसरीन बेस फ्लूइड भरा होता है, ग्लिसरीन बेस फ्लूइड, ठीक है। ये हमारी सीलिंग लेवल या फायर फॉल सीलिंग लेवल और ये हमारी फायर स्प्रिंकलर। तो क्या होता है वो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में जब नीचे आग लगती है तो व्हेन द टेम्परेचर गोज एट 140 डिग्री और इससे अबव जाता है तो जो ग्लिसरीन बेस लिक्विड होता है स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर, इट एक्सपेंड्स एंड शैटर्स द ग्लास। तो जिस ग्लास में ग्लिसरीन बेस होता है
ये टूट जाता है और फिर इसके अंदर से जो ये पाइप कनेक्टेड होती है, ग्लास टूटने के बाद वो सारा पानी इस पे आने लगता है और ये डिस्क होती है तो इस पे टकरा कर पानी ऐसे जाता है। सो हेमिस्फेयर की फॉर्म में हमारा पानी ऐसे निकलने लग जाता है, ठीक है। और ये डिस्क पानी की वजह से ऐसे घूमती है। So this is so which triggers the fire sprinkler system is the you can say heat or the this system glycerin based liquid. Okay, so फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की एक बात और बता दूं, ठीक है। फायर स्प्रिंकलर से मुझे याद आया कि जब आप फायर स्कीम लेने जाते हो तो व्हेन आई वेंट फॉर द फायर स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वहाँ ADFO होता है जो उस पर अप्रूवल देता है। मैंने उनसे पूछा जो भी चीज़ें होती है, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ MCP, तो उस टाइम मुझे नहीं पता था। सो MCP इज़ मैनुअल कॉल पॉइंट। तो कुछ पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ MCP एंड सो ऑन। मैनुअल पॉइंट MCP होता है इस टाइप का कि इट ट्रिगर्स द फायर अलार्म सिस्टम। जैसे ही कहीं भी आग लगती है तो इसको दबाने से पूरे मतलब बिल्डिंग में सायरन बजने लगता है। जैसे आपका फ्लोर है, ये यहाँ पे आपकी स्टेयरकेस है, यहाँ पे आपकी स्टेयरकेस है, तो ये कुछ यहाँ पे लगे होते हैं। उसको क्लिक करने से, उसको प्रेस करने से पूरे अलार्म जहाँ जहाँ लगे होते हैं वो बजने लगते हैं और सबको पता चल जाता है कि दैट इज़ वो। और दिस इज़ नोन एज मैनुअल कॉल पॉइंट MCP। ये भी हमें जब स्कीम लेने जाते हैं तो ये मार्क करने होते हैं कुछ पॉइंट्स। इसी में एक क्वेश्चन और था, दैट इज़ फायर कंपार्टमेंटेशन। ये क्वेश्चन कहीं पे आया था, कंपार्टमेंटेशन। ये हमने मेट्रो में भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ फायर कंपार्टमेंटेशन। तो क्वेश्चन ये आया था कि उसमें ऑप्शन ये दे रखे थे कि जो फायर कंपार्टमेंटेशन करनी होती है वो हमें वॉल्स की करनी होती है या फ्लोर की करनी होती है या सीलिंग की या फ्लोर सीलिंग सब की या डोर्स की। तो फायर कंपार्टमेंटेशन का मतलब है कि पूरे की सीलिंग, वॉल्स प्लस फ्लोर, मतलब आपका पूरा एक बॉक्स ऐसा तैयार होना चाहिए जिसमें से हीट पास ना हो सके या फायर पास ना हो सके, ठीक है। तो पूरा बॉक्स जिसकी फायर रेजिस्टेंस आवर जो भी उन्होंने फिक्स किया होगा 5 आवर 10 आवर उतनी होनी चाहिए, चाहे ऊपर से भी ना आए नीचे से भी ना आए। वॉल्स की तो फायर कंपार्टमेंटेशन हो ही होगी। तो दैट इज़ फायर कंपार्टमेंटेशन। आप मूवीज़ और मेट्रो उसमें भी मेट्रो में पढ़ रखा है, तो इसको हम और नहीं पढ़ेंगे। सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस इज 1 स्टक लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट से मुझे एक क्वेश्चन और याद आया, दैट इज़ एक क्वेश्चन आया था डम्ब वेटर। ये आई थिंक इसरो में आया था। व्हाट इज़ डम्ब वेटर लिफ्ट। तो डम्ब वेटर लिफ्ट क्या होता है, ये लिफ्ट होती है जो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे जाती है, मतलब यूजुअली सारी लिफ्ट वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है कि इट इज़ ये एरिया होता है इसका फ्लोर एरिया लिफ्ट का, दैट इज़ 1 मीटर स्क्वेयर एंड इसकी हाइट होती है 1 मीटर, ठीक है। दिस बेसिकली उसमें ये क्वेश्चन दे रखा था कि डम वेटर की लिफ्ट की क्वालिटीज़ क्या हैं। एक तो ये एरिया, दूसरा पॉइंट दे रखा था कि इट यूज ओनली फॉर नॉट फॉर ह्यूमंस बट फॉर मटेरियल्स और समथिंग। इसमें ह्यूमंस ट्रैवल नहीं कर सकते, नॉट फॉर ह्यूमंस बट फॉर यू कैन से फूड या मटेरियल्स, ठीक है। और थर्ड था ऑल ऑफ दिस, तो उसका यही ऑप्शन था। तो आपको होता क्या है, जैसे आपने काफ़ी होटल्स में भी देखा होगा, होटल्स में देखा होगा कि ये हमारा रूम है एंड नीचे किचन है, तो ये इनको फ़ोन कर देते हैं कि आपका लंच ऊपर आ रहा है। तो उस छोटी सी लिफ्ट में, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर हाइट में इंसान तो फिट हो नहीं सकता, उसमें क्या करते हैं ये इन किचन में से डायरेक्ट इन लिफ्ट में रखा सामान फूड और इनको फ़ोन कर दिया और ये लिफ्ट ऊपर जाती है और ये सीधा कमरे में खुल जाती है और ये अपना सामान ले लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ डम्प वेटर, मतलब एक टाइप का वेटर बट डम्प, दैट इज़ डम्प वेटर लिफ्ट। एंड लिफ्ट की एक बात और, दैट मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड जो लिफ्ट की इंडिया में है दैट इज़ 0.6 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड होती है अबव 60 वालों के लिए, जिनमें 60 अबव 60 फ्लोर होते हैं, और इस 0.6 से 1 मीटर पर सेकेंड जो हमारी नॉर्मल 3-4 फ्लोर के लिए होती है फॉर दिस, ठीक है। ये रेंज है 6.6 से 6 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड अपनी लिफ्ट की। ओके ओके, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।
Question number second is, which among the following acronyms represent the thermal comfort index? So options are PMV, NDVI, DEM, DEM, PCA. So thermal comfort index, ये टॉपिक बेसिकली हमने क्लाइमेटोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ा था, उसमें हमने ये टॉपिक कवर कर रखा है। ओके, सो बेसिकली थर्मल कंफर्ट क्या है हमारा? थर्मल कंफर्ट हमारी जो लाइफ साइकिल है वो बेसिकली 3 चीज़ों से बनी है, मतलब उसके अराउंड तीन चीज़ें चलती हैं। दैट इज़ एक्टिविटी, देन एक्टिविटी से हमें फटीग होती है, देन फटीग के बाद हमें रिकवरी की ज़रूरत होती है, देन अगेन ये सब प्रोसेस इधर चला जाता है, फिर एक्टिविटी, फटीग, रिकवरी, तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी रिकवरी, क्योंकि रिकवरी जब तक नहीं होगी तो दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती, और रिकवरी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है, इफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब 90% हमारी रिकवरी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती है, तो इसलिए ये एसेंशियल है क्लाइमेटिक कंडीशंस की हमें स्टडी। तो बेसिकली थर्मल कंफर्ट जो हुआ, इस फिर हमें 2 टर्म्स आई थी, दैट इज़ ANSI और ASHRAE। ANSI हो गई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, दोनों ही टर्म्स अमेरिकन की हैं। So ANSI American National Standard Institute and ASHRAE is so ANSI and ASHRAE American Society of Heating Refrigerator Air Conditioning Engineers, इन्होंने टर्म्स निकाली कि थर्मल कंफर्ट कंडीशंस, थर्मल कंफर्ट कंडीशंस, थर्मल कंफर्ट कंडीशंस हमारी तब है जब हमारा माइंड सेटिस्फैक्शन हो थर्मल एनवायरनमेंट से, जो भी थर्मल एनवायरनमेंट है उससे हमारा माइंड सेटिस्फाई हो, मीन्स माइंड फील सेटिस्फैक्शन, तब हम उसको थर्मल कंफर्ट कंडीशंस कहेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर इसमें और चेंजेस किए, जो कंफर्ट जोन आगे हम पढ़ेंगे ये कंफर्ट जोन क्या हुआ था। ठीक है, तो क्यों उन्होंने ये क्यों निकाला कि ये उन्होंने कंपनीज़ के लिए निकाला था कि अगर आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ से, तो आपको उनको थर्मल लेवल कंफर्ट देना होगा, उन्हें आपको थर्मल कंफर्ट देना होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये प्रोसेस हुआ कि थर्मल कंफर्ट के कंसेप्ट को पढ़ो, तो कंपनी ने क्या कहा कि मेजरमेंट ऑफ थर्मल कंफर्ट इज़ डिफ़िकल्ट, मेजरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स, कि थर्मल कंफर्ट क्या है और किस मतलब कितना चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स है हर बंदे के लिए। तो फिर इन्होंने अमेरिकन और इन दोनों ने मिलकर एक टर्म्स निकाली कि हम 4 फैक्टर देते हैं आपको, उनको स्टडी करने पर, दैट इज़ ET हमने पढ़ा था, इफ़ेक्टिव टेम्परेचर, जिसमें हमने एयर टेम्परेचर, देन हमने ह्यूमिडिटी पढ़ी थी, कि इन 4 फैक्टर के बेस पर आप थर्मल कंफर्ट निकाल लीजिए। मूवमेंट, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मूवमेंट, देन उसको इफेक्टिव टेम्परेचर को और करेक्ट किया था उन्होंने CET से, करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर, जिसमें रेडिएशंस और ऐड हो गई थी। तो अभी तक हमने ये सारा पढ़ रखा था। ठीक है, एंड इसके बाद उन्होंने एक कंसेप्ट हो दिया था, दैट इज़ कंफर्ट जोन, कि कंफर्ट जोन जो है, इनके बावजूद भी जब मतलब मैक्सिमम लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, उन्होंने कहा कि थर्मल कंफर्ट आपका तभी माना जाएगा जब अगर 80% भी आपके सेटिस्फाई हो जाए, तो वो थर्मल कंफर्ट टेम्परेचर हम उसको ले सकते हैं, उस पूरी जो भी सेटिंग्स हैं इन 5 बेसों पे जो भी सेटिंग बनेगी, अगर 80% लोग भी सेटिस्फाई हैं तो वो कंफर्ट जोन माना जाएगा। ओके, उसके बाद भी जब नहीं हुआ, मतलब एक्सपेरिमेंट होते रहे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एक रूम के अंदर काफ़ी लोग बंद कर दिए, एंड जो भी ये पैरामीटर्स थे चारों,
इन चारों पैरामीटर्स की वैल्यू उन्होंने मैक्स से मिनिमम करी। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू जो भी थी एक्स से वाई तक उन्होंने चेंज करी, देन ह्यूमिडिटी, मूवमेंट, ये सब कुछ उन्होंने चेंज करे। ठीक है, तब उन्हें पता चला और फिर उन्होंने मतलब उन सब से एक क्वेश्चन पेपर भरवाया एंड इवेल्युएट किया कि उन्हें मतलब किन कौन कौन सेटिस्फाई हैं, कौन कौन डिससेटिस्फाई हैं। तब भी जब उन्हें फिर उन्होंने एक चीज़ निकाली सॉल्यूशंस कि इन सब के अलावा, इन चारों के अलावा हमें कुछ और पैरामीटर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे। तो वो पैरामीटर्स थे, जैसे उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे एंड इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हर बंदे की एक्सपेक्टेशंस क्या है वहाँ के एनवायरनमेंट से। इंडिविजुअल एक्टिविटी लेवल क्या है, हर बंदा काम क्या कर रहा है, किस टाइप का काम कर रहा है। देन इंडिविजुअल की क्लोथिंग क्या है, उन्होंने क्या पहन रखा है, स्किन कलर क्या है। इन सब पैरामीटर्स को भी उन्होंने कहा कि हमें स्टडी करना पड़ेगा। ओके, इन सब पैरामीटर्स को भी उन्होंने कहा कि स्टडी करना पड़ेगा। तब उसके बाद वही ANSI और ASHRAE वालों ने कहा कि हम दो आपको वो देते हैं मॉडल, और दैट इज PMV मॉडल एंड वन सेकंड इज एडेप्टिव मॉडल। एडेप्टिव मॉडल में कुछ खास नहीं था। एडेप्टिव मॉडल ने उन्होंने कहा कि इसमें ये उन बिल्डिंग्स के लिए है जिसमें नॉन मैकेनिकल सिस्टम्स होगा, मतलब AC वेसी सब कुछ। इसमें क्या कहा उन्होंने कि ऑक्यूपेंट खुद कंट्रोल कर सकता है अपना इंडिविजुअल जो भी उसे कंफर्ट चाहिए, मतलब उसके लिए इंडिविजुअल फ़ैन लग जाएगा, इंडिविजुअल AC हर बंदे को प्रोवाइड किया जाएगा, उनको हर बंदे को अलग अलग विंडो दी जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली उनके लिए था जिन बिल्डिंग्स में नॉन मैकेनिकल सिस्टम है। लेकिन जिन बिल्डिंग्स में मैकेनिकल सिस्टम है या फिर AC मॉडल्स, मतलब पूरा AHUA हैंडलिंग यूनिट्स और ये सब कुछ लगा हुआ है, उसके लिए उन्होंने दिया था PMV मॉडल। PMV मॉडल मीन्स प्रेडिक्टेड मीन मॉडल। ये उन्होंने मॉडल दिया और इसको और भी कहते हैं, दैट इज PED, इसका दूसरा नाम भी है, परसेंटेज प्रेडिक्टेड परसेंटेज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, प्रेडिक्टेड मीन मॉडल एंड प्रेडिक्टेड परसेंटेज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि हम इसमें अभी तक 4 पैरामीटर्स ले रहे थे, अब हम लेंगे 6 पैरामीटर्स। तो उन्होंने कहा कि अब हम लेंगे 6 पैरामीटर्स, जिसमें से 4 तो वही पुराने हो गए, दैट इज एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन एंड स्पीड। तो ये 4 पैरामीटर्स तो यही वाले हो गए एंड बाकी जो 2 नए पैरामीटर्स ऐड हुए, दैट इज मेटाबॉलिक रेट प्लस क्लोथिंग इंसुलेशन। ये 2 पैरामीटर्स और ऐड कर दिए अब। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स तो हो गए मेजरेबल क्वांटिटी, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, एंड ये 2 पैरामीटर्स हो गए एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स। तो PMV मॉडल में ये 6 पैरामीटर्स अब हम वो काउंट करते हैं टू इवेल्युएट द कंफर्ट जोन ऑफ एंड ऑफ पीपल्स। तो PMV की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है 0.1 से टू, मतलब नेगेटिव ऑफ 0.1 से पॉजिटिव ऑफ 0.5, सॉरी 1 कह रहा हूँ, नेगेटिव ऑफ 0.5 टू पॉजिटिव टू 0.5। एंड इफ क्वेश्चन में गिवन होगी PMV इज 0, मतलब इन दोनों के बीच का, तो उसका मतलब होता है कि थर्मल न्यूट्रल, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो थर्मल न्यूट्रल हो चुका है, मतलब मैक्सिमम लोग जो मांग रहे थे उन्हें वो मिल चुका है। ठीक है, सो बेसिकली
सो बेसिकली पीएमवी हुआ क्या, पीएमवी इज द एवरेज वोट ऑफ पीपल, दैट इज पीएमवी की एवरेज वोट हमने निकाल लिया, मीन मॉडल है, प्रेडिक्टेड मीन मॉडल। एंड पीपीडी हो गया, परसेंटेज ऑफ की हाउ मैनी पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द एनवायरनमेंट। तो ये दोनों टर्म्स एक साथ निकली है कि हाउ मेनी पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद देयर एनवायरनमेंट, या जो भी गिवन एनवायरनमेंट उससे कितने पीपल सेटिस्फाई हैं। तो अगर पीएमवी इंक्रीजेस फ्रॉम या डिक्रीजेस फ्रॉम जीरो, तो जो हमारा पीपीडी होता है डिससेटिस्फैक्शन, वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। या यू कैन से इफ ये जीरो है, पीएमवी हमारा मूव अवे फ्रॉम जीरो इन एनी डायरेक्शन, तो हमारा पीपीडी है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज ही होगा हमेशा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा ये जीरो से दूर जाएगा पीएमवी, जितना हम पीएमवी मतलब जो भी टेम्परेचर उससे हमने ज़्यादा या कम किया, तो हमारा डिससेटिस्फैक्शन पीपल है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सो एक तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है। दूसरा रिलेशन ये बनता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि इफ़ ये गिवन हो कि पी एम वी इज़ जीरो एंड पी पी डी इज़ 5%, तो व्हाट दैट सपोज टू मीन, कि क्वेश्चन है गिवन है कि इफ पी एम वी जीरो एंड पी पी डी 5%, व्हाट दैट इट्स मीन कि 5% of people are dissatisfied with given environment, इसका मतलब ये है, और with thermal environment, thermal neutral। ठीक है, तो 5% people are dissatisfied। ओके, सो इसमें और तो कुछ था नहीं। एंड इसके बाद भी ऐसे वालों ने बताया कि पीएमवी भी है ना जो मॉडल, वो भी 34% ही सक्सेसफुल हो रहा है, यानी कि 1 आउट ऑफ 3 सक्सेसफुल रेट बताया उन्होंने। तो वो आगे और एक्सपेरिमेंट करें, देन जो भी आंसर होगा वो देखेंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज थर्मल कंफर्ट इंडेक्स का जो एक्रोनिम रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज पीएमवी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज अवर एनडीवीआई। हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर पीएमवी हो चुका है, बट ऑप्शन फिर भी स्टडी करेंगे। एनडीवीआई, एनडीवीआई इज नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। ये बेसिकली जीआईएस में यूज़ होता है, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग मेजरमेंट के थ्रू हम मेजर करते हैं, रिमोट सेंसिंग मेजरमेंट जीआईएस। ठीक है, रिमोट सेंसिंग मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम कुछ भी चीज़ मेजर करें विदाउट गेटिंग द विदाउट कमिंग इन द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दैट थिंग। मीन्स जैसे अगर आप यहाँ पे हो, ये पूरी अर्थ ही है मान लो, ये दोनों, ठीक है, और आपको यहाँ की चीज़ कुछ भी मेजर करनी है और आप हो यहाँ पे, विदाउट कमिंग टू द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दिस एरिया, हम सैटेलाइट के थ्रू भी जो भी मेजर करें या किसी और के थ्रू भी, तो दैट इज़ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो दैट इज़ रिमोट सेंसिंग। तो एनडीवीआई हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही मेजर करते हैं। एनडीवीआई है क्या, नॉर्मल डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं कि वहाँ पे हरियाली, मतलब किसी भी एरिया की जो हम हरियाली दिखाते हैं ना, कि यहाँ पे ये मान लो कोई भी एरिया है, उसमें कितनी हरियाली है और कितना रोग है या हरियाली नहीं है, तो वो इस चीज़ से पता चलता है कि वहाँ पे वेजिटेशन कितनी है, कितनी परसेंटेज वेजिटेशन है और कितना कुछ है, तो वो इससे पता चलता है। इसमें होता क्या है कि जो हम सैटेलाइट से हम छोड़ते हैं दो टाइप की रेडिएशंस, NIR और रेड वेवलेंथ रेडिएशंस। NIR हो गई हमारी नियर
इंफ्रारेड रेडिएशंस, एंड रेड वेवलेंथ तो आपको पता ही है, वाइट वो लाइट में जो रेड वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दैट इज दिस। तो जो हमारी हेल्दी वेजिटेशंस होती है ना, हेल्दी वेजिटेशंस या ग्रास रूट पेड़ वेड़ ये सब कुछ, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं NIR। NIR ये टोटली रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और मोस्ट ऑफ द, अगर विजिबल लाइट जब हम भेजते हैं तो मोस्ट ऑफ द विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करती हैं रेड लाइट। ठीक है, सो NIR सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए NIR का यूज़ किया जाता है। एंड इससे हमें पता चल जाता है जितनी उन्होंने NIR रिफ्लेक्ट करी वापस हमें, तो उतना वहाँ पे वेजिटेशन है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज़ NDVI इज इक्वल टू NIR माइनस रेड अपॉन NIR प्लस रेड। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मतलब, अच्छा NDVI की वैल्यू भी हमारी 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। 1 का मतलब हो गया हमारा 1 का मतलब हो गया हमारा रेन फॉरेस्ट, जितना वैल्यू, तो फिर NDI वैल्यू की 1 है तो दैट इज़ रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। अगर इफ वैल्यू कम्स नियर अबाउट 0 तो वहाँ पे सिर्फ रॉक है, मतलब हार्ड सरफेस, वहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो NDVI की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो NDVI की वैल्यू टोटली डिपेंड करती है NIR पे। जितनी ज़्यादा NIR रिफ्लेक्टेड होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतनी पॉजिटिव हमारी NDVI की वैल्यू आएगी। पॉजिटिव क्या, बड़ी आएगी मतलब, ठीक है ना, क्योंकि ये तो माइनस ही होगा, तो जितनी ज़्यादा ये बड़ी होगी उतनी ज़्यादा हमारी NDVI की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ होगा NIR उतना ही ज़्यादा वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, ग्रीन एरिया है। सो ये दिस इज़ अबाउट NDVI। तो ये बेसिकली GIS में यूज़ होता है, तो इसलिए थर्मल कंफर्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, दैट इज़ डेम। डेम ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, आई थिंक इन क्वेश्चन नंबर 21 है 2017 का, उसमें हमने ये पढ़ रखा है DEM, ये पहले भी आ रखा है DEM। DEM इज डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ये भी GIS में यूज़ होता है, एलिवेशन मॉडल। ठीक है, इसके साथ हमने बहुत सारे पढ़े थे, दैट इज DSM डिजिटल सरफेस मॉडल, DTM डिजिटल टेरेन मॉडल, तो ये आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो बेसिकली DEM थर्मल कंफर्ट के लिए यूज़ नहीं होता, GIS में यूज़ होता है। बेसिकली हमें ये टोपोग्राफी इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ की हाइट कितनी है, वहाँ का वो क्या है। और NDVI हमें क्या बताता है, NDVI हमें डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन बताता है, आई थिंक ये बताना भूल गया मैं, कि वहाँ पे वेजिटेशन की डेंसिटी है या नहीं है, कितनी है, ये वो बताता था। ये हमें टोपोग्राफी इन्फॉर्मेशन बताता है, मीन्स एलिवेशन डाटा बताता है किसी भी जगह का, कि वहाँ की एलिवेशन हाइट क्या है। ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे उस जगह पे किसी पर्टिकुलर, जैसे क्या होता है, ये मान लो आपकी अर्थ है और ऐसे कुछ दिखा रखा है, देन ये कुछ सरफेस है, देन ये कुछ है। ठीक है, तो वो क्या दिखाते हैं कि जो भी कलर ग्रीन एरिया से फिल है वो दिखाते हैं कि ग्रीन एरिया की हाइट मतलब कुछ भी है 15 मीटर। देन जो जो एरिया ब्लू कलर से फिल है उनकी हाइट 30 मीटर, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये होता है डैम की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डैम की रिप्रेजेंटेशन हो गई। एंड इसमें हमने 3-4 टर्म्स और पढ़ी थी, टिन एंड कुछ लॉज, तो वो आप यहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हो। एंड ये बेसिकली ये भी रिमोट सेंसिंग का ही है, GIS से है तो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है। एंड ये बेसिकली मैप बनाने के लिए जो हम कार्टोग्राफिक मैप बनाते हैं उसमें हेल्प करता है, कार्टोग्राफिक मैप रिलीफ, उसमें ये हेल्प करता है, उसी का एक टाइप का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, सो देन इज ओवर, PCA की तरफ चलते हैं। PCA बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, ये बेसिकली हमारे मतलब काम का नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड आए तो क्वेश्चन आएंगे।
ये यूज़ किया जाता है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए, डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए जैसे हमने पढ़ा, जैसे वो पढ़ा ना मोड, तो यहाँ पे मान लो +3 और यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 -3, इन दोनों का सम भी 0 आ रहा है और इन दोनों का सम भी 0 आ रहा है, बट आप ये देखो कि ये वैल्यू कितनी एक्सटेंड हो रखी है, ठीक है ना, +3 तक, और ये सिर्फ 1 तक। तो PCA क्या करता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसी वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनमें से मतलब उनको धीरे धीरे, इतने सारे वेरिएबल्स हैं उनको धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर कर उनको एक लाइन में ले आने की कोशिश करता है। बेसिकली क्या होता है, ये अगर ये एक लाइन है और इससे पहले मॉडल क्या था, इससे पहले हमारा मॉडल ये था, इसमें क्या होता है, इसमें ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ये लाइन अभी दिख स्ट्रेट रही है लेकिन असल में इस लाइन को अगर मैं जूम करूँ तो ये लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। इस लाइन को ये इस फॉर्म में लाता है PCA, डायमेंशनलिटी रिडक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। हाई डायमेंशनलिटी से लो डायमेंशनलिटी की तरफ जाता है, मीन्स यू कैन से इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है उन चीज़ों को ये ख़त्म करता है। तो इसको हम स्टडी नहीं करेंगे कैसे ख़त्म करता है, मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से देखते हैं जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं ना, इसकी बता दो, जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं हम उसको इस लाइन पे मार्क करते हैं, देन फिर हम यहाँ से देखते हैं और यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, जितने भी ये सारे पॉइंट्स होते हैं हम उसको एक लाइन पे मार्क करते हैं, तो हमें ऐसे एक एक सिंगल लाइन मिल जाती है 4 टाइप की, और हम उससे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे इसका आर्किटेक्चर में यूज़ नहीं होगा कहीं, आई थिंक इसमें बेस क्वेश्चन नहीं आएगा, NDVI और डैम पे आ सकता था इसलिए इनको हमने स्टडी कर लिया। सो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, PMV प्रेडिक्टेड मीन मॉडल हमारा यूज़ होगा थर्मल कंफर्ट इंडेक्स के लिए। सो PMV इज द आंसर, दैट इज प्रेडिक्टेड मीन वॉट मॉडल, प्रेडिक्टेड मीन वॉट मॉडल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number third. Question number third is Indian satellite sensor that can be used for very high resolution mapping of an urban areas. तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा था कि इंडियन सैटेलाइट जो भी हाई रेजोल्यूशन मैपिंग के लिए यूज़ हो रही है दैट इज़ कार्टोस्टैट, ये आई थिंक 2000 में हमने पढ़ रखा था पहले से ही, एंड बट गेट ने इसका आंसर MTE करा है, मार्क्स टू ऑल, ठीक है। एंड इंडियन सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही इंडियन सैटेलाइट दे रखी हैं, दैट इज़ एक तो होगी कार्टोस्टैट एंड दूसरी होगी रिसोर्स सैट, ठीक है। तो ये दोनों सिर्फ इंडियन सैटेलाइट है, बाकी ये मोदीज एंड लैंड सैट दोनों नासा ने भेजी हैं, तो दीज आर नॉट इंडियन सैटेलाइट्स। मोदीज को उससे मोदी से कंफर्म नहीं करेंगे हम, नरेंद्र PM से। मोदीज की फुल फॉर्म बेसिकली है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों नासा ने भेजी है, मॉडरेट एंड लैंडसैट। तो पहले गेट ने इसका आंसर यही दिया था कार्टोस्टैट, बट बाद में उन्होंने इसको मार्क्स टू ऑल कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ है नहीं ऐसा पढ़ने का, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ रास्टर डाटा इन GIS। तो GIS में रास्टर डाटा में स्मॉलेस्ट एंटिटी दे हैव आस्क्ड। ओके, तो सबसे पहले हम GIS का ट्री बना लेते हैं, चार्ट कि क्या क्या होता है उसमें। GIS को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो भी, ठीक है, दैट इज़ ग्राफिक्स एंड अल्फा न्यूमेरिक। जो भी इसमें डाटा सेव किया जाता है वो इन 2 फॉर्मेट में सेव किया जाता है, मतलब इन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम।
ग्राफिक एंड अल्फ़ा न्यूमरिक। अल्फ़ा न्यूमरिक में हो गया आपका नॉन स्पेशियल एट्रीब्यूट डाटा, एंड ग्राफिक में हो गया हमारा स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल एट्रीब्यूट। ठीक है, बेसिकली स्पेशियल क्या होता है, ये स्पेशियल डाटा मीन्स स्पेशियल डाटा रिलेट करता है हमारा जियो स्पेशियल डाटा से, जियो स्पेशियल डाटा विच इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट, इट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। जो अर्थ पे जितनी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, अब वो चाहे रोक हो, रिवर हो, लैंड, माउंटेन, सॉइल, पॉपुलेशन, डेंसिटी, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, वो होता है स्पेशियल डाटा, जियो स्पेशियल डाटा। तो ग्राफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्पेशियल डाटा एंड नॉन स्पेशियल डाटा। ओके, सो ये यहीं पे ख़त्म होता है नॉन स्पेशियल डाटा। स्पेशियल डाटा को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ वेक्टर एंड रास्टर। ठीक है, जो भी मतलब रेक, लीवर और एरिया जो भी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब उसकी इमेज को या उसके बारे में इंफॉर्मेशन वेक्टर डाटा में सेव करते हैं या रास्टर डाटा में। ठीक है, तो वेक्टर डाटा में, वेक्टर डाटा में सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम एक्स वाई के बेस पे खेलते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, रास्टर डाटा बेसिकली इमेज। ठीक है, जो इमेज हमारी ली गई होती है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इमेज हमारी एक तो या तो एरियल फोटोग्राफ हो, ठीक है, मतलब ऊपर से फ़ोटो ले ली किसी भी लैंड, रिवर की, या फिर रिमोट सेंसिंग के थ्रू हमें उसकी इमेज मिली हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो वेक्टर डाटा में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और इसमें जो चीज़ यूज होती है दैट इज़ पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन। ये चीज़ यूज़ होती है। पॉइंट कैसे, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी ट्री, लैम्प पोस्ट या एक्सेट्रा चीज़ को दिखाने के लिए हम पॉइंट यूज़ करते हैं कि यहाँ पे ट्री है, इस जगह पे ट्री है, इस एरिया में, इस जगह में ट्री है। लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिवर को, या फिर यू कैन से रोड, रेलवे स्टेशंस, मतलब रेलवे ट्रैक्स। पॉलीगन से हम एरिया शो करते हैं कि इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी, इतना सब कुछ, या जो भी सब कुछ है वो इसमें। एंड इमेज में क्या होता है, जैसे इसकी सबसे छोटी वेक्टर यूनिट की सबसे छोटी यूनिट होगी पॉइंट, इमेज की सबसे छोटी यूनिट होती है, क्योंकि जो हमारी इमेज है, फोटो है, उसकी सबसे छोटी यूनिट पिक्सल्स या ग्रिड होती है। तो पिक्सल और ग्रिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रास्टर इमेज। ठीक है, सो इसी में अगर हम इस चीज़ को दिखाएंगे तो वो एक पिक्सल को कवर कर लेगा स्मॉलेस्ट, तो ट्री को हम पिक्सल में ऐसे दिखाएंगे। देन जब हमें रिवर को पिक्सल में दिखाना होगा तो इसका एक पिक्सल ये फिल करा, एक पिक्सल ये फिल करा, एक पिक्सल ये, तो रिवर हमारी ऐसे बनेगी। और जब हमें एरिया को दिखाना होगा तो ये एरिया, ये पिक्सल, ये पिक्सल, ये पिक्सल एंड दिस पिक्सल, ये पिक्सल बनेगा। तो रास्टर इमेज की खासियत क्या होती है कि इसमें मैक्सिमम आपकी स्टेयर्स, स्टेपिंग लुक आती है। ठीक है ना, जैसे स्टेयर्स होती हैं तो इस टाइप की लुक आती है। एंड जो एट्रीब्यूट डाटा है, ये दोनों एट्रीब्यूट डाटा में क्या होता है, एट्रीब्यूट डाटा बेसिकली टेबल होती है एक। जैसे कोई भी रिवर है मान लो अर्थ पे, ठीक है, उसकी एक तो हमने फ़ोटो ले ली, वो आ गई हमारी रास्टर डाटा से। फिर उसकी लोकेशन ले ली, वो आ गई हमारी वेक्टर डाटा से। ठीक है, वो हमारी वेक्टर डाटा से आ गई। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी ना वो हम लिखेंगे एट्रीब्यूट में। इंफॉर्मेशन कैसे, हम एक एट्रीब्यूट टेबल बनाएंगे। एट्रीब्यूट आपकी टेबुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे FID। FID हमने पढ़ा था
FID is field ID. Field ID of everything is unique. जैसे field ID इसमें हम भरेंगे नेम, मतलब चलो अभी हम रिवर की बात करें तो इसमें हमने भर दिया रिवर नेम, फिर हमने भर दिया रिवर की लेंथ, उस रिवर की लेंथ कितनी है, उस रिवर का वाटर बेसिन कितना है, ठीक है, एंड उस रिवर का pH वैल्यू कितना है। अब हम रिवर गंगा की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे उसकी फ़ोटो ले ली, उसका सब कुछ ले लिया। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो उसकी FID मान लो हमने बना दी 1 नंबर से, तो FID इज़ फील्ड ID एंड फील्ड ID ऑफ एवरी जो भी है इज़ यूनिक, ठीक है। फील्ड ID इज़ यूनिक, जैसे यहाँ पे हमने नेम में लिखा रिवर, और रिवर क्या गंगा, सॉरी दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा गंगा, तो गंगा की FID बन गई 1, तो पूरे मैप में गंगा की ID हमेशा 1 रहेगी। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंथ की मान लो डोंट नो कितनी है, 2500 किलोमीटर, वाटर बेसिन मान लो 12 मीटर, pH वैल्यू मान लो 6, ठीक है, तो सो ऑन। तो यहाँ इसमें हम मतलब एट्रीब्यूट में बेसिकली वेक्टर और रास्टर डाटा की इंफॉर्मेशन वो फीड की जाती है। तो बेसिकली एट्रीब्यूट में स्पेशल डाटा की इंफॉर्मेशन फीड की जाती है इस टाइप से। ओके, सो एंड हमारा रास्टर डाटा, रास्टर डाटा में बेसिकली टेम्परेचर, रेनफॉल, एलिवेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब कुछ दिखाया जाता है, ठीक है ना। इसी में ही थीमेटिक रास्टर भी होता है, इसी में ही हम डैम भी पढ़ेंगे कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो हमने पढ़ा था कि ऐसे ऐसे ये इसकी एलिवेशन, ये इसकी एलिवेशन, डिफरेंट, ठीक है। और सैटेलाइट इमेज भी इसमें होती है। तो इसमें पिक्सल होता है साइज ऑफ सेल, कि कितने सेल हैं उस पर डिपेंड करती है उसकी डिटेल्स। और जो हमारा वेक्टर डाटा होता है, वेक्टर डाटा आपका शार्प होता है, एकदम क्लीन, ठीक है, उसको स्केल भी कर सकते हैं, स्केलेबल भी होता है। बेसिकली मैक्सिमम फंडा फोटोशॉप। तो वेक्टर डाटा में शार्प, क्लीन एंड स्केलेबल होते हैं वेक्टर डाटा। सारा फंक्शन फोटोशॉप जैसा ही है, जैसे फोटोशॉप में होता है, अब जब वेक्टर लाइन से आप बनाते हो तो उस लाइन को आप स्केल कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप उस लेयर को रेस्टराइज कर देते हो तो, और अगर उसके बाद अब आप उस लेयर को स्केल करोगे तो ये पिक्सल में बदलने लग जाएंगी। अगर आप ज़्यादा स्केल या जूम इन जूम आउट करोगे तो ये पिक्सल में फटने लग जाएगी। जब तक ये वेक्टर होती है तब तक आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ये पिक्सल में नहीं फटती, ठीक है। फोटोशॉप इसमें एक चीज़ और कॉमन क्या है, फोटोशॉप और GIS में कॉमन है कि GIS भी लेयर्स में काम करता है, लेयर्स यूज़ करता है। जैसे फोटोशॉप और में लेयर्स यूज़ होती हैं, लेयर्स इन द सेंस कि मान लो ये आपका ग्राउंड है, इसको इन्होंने लेयर्स में डिवाइड किया, ठीक है। सबसे पहले मतलब ऐसे 5-6 लेयर्स बना, 5-6 या जितनी हम डिटेल्स डालेंगे उतनी लेयर्स बन जाएंगी। कि जैसे फर्स्ट लेयर आपने डाली कि इस ग्राउंड में मतलब वाटर क्या है, वाटर लेवल क्या है। देन सेकंड लेयर में आपने इसकी सोइल की pH डाली कि सोइल कहाँ पे कैसी है, कैसी क्या है। फिर उसकी डेंसिटी की लेयर डाली कि इस जगह पे ऐसी डेंसिटी है, pH वैल्यू, सो एंड सो ऑन। तो लेयर्स में काम होता है वहाँ पे, जैसे फोटोशॉप में भी लेयर्स में काम होते हैं, ताकि ऑन ऑफ जब हमें जो सी डिटेल देनी है उस लेयर को ऑन ऑफ कर हम कर सकें। ओके, अच्छा, वेक्टर डाटा में हमें पहुंचने के लिए कहीं भी किसी लोकेशन पहुंचने के लिए XY कोऑर्डिनेट यूज़ कर सकते हैं। रास्टर डाटा में हमें रो एंड कॉलम यूज़ करना पड़ता है कि 0 से इतने रोज और इतने कॉलम दूर पे आपको मतलब लोकेशन मिल जाएगी, किसी पेड़ की या ट्री की लोकेशन मिलेगी, और इसमें इतने X कोऑर्डिनेट पे, इतने Y कोऑर्डिनेट पे आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो इसमें आता है लिथोलॉजी, ठीक है। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था गेट में, गेट या इसरो में, कि लिथोलॉजी इज लिथोस्फेयर से बना है। सो जो GIS है वो लिथोस्फेयर पे मेन फोकस करता है। लिथोस्फेयर मीन्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज क्रस्ट। तो क्रस्ट पे ही ज़्यादा फोकस करता है। लिथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स, वो आता है लिथोलॉजी में, आउटर शेल ऑफ द अर्थ। तो GIS हमारे लिथोलॉजी पे मेन फोकस करता है।
GIS के सॉफ्टवेयर भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। दैट एक तो आर्क GIS इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट्स याद रख लेते हैं हम। आर्क GIS, ग्रास, QGIS, आर्क इन्फो, जियोमीडिया, ILWIS and UDIG, Maptitude, Saga GIS and Jump GIS and हमारे पास वाइट बॉक्स एंड GAT। तो बस आपको हल्के फुल्के याद हो जाएंगे ताकि आप आई क्वेश्चन तो डिफ्रेंशिएट कर सको ऑप्शंस में। ये कुछ GIS के इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, वो आपको याद होने चाहिए। बाकी GIS में और कुछ है नहीं, ठीक है। GIS में बेसिकली आपका कार्टोग्राफिक मैप बनाने में हेल्प करता है। कार्टोग्राफिक इज़ द टेक्निक ऑफ मेकिंग मैप्स, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो हमारे रास्टर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रास्टर डाटा का स्मॉलेस्ट एंटाइटी, रास्टर डाटा की स्मॉलेस्ट एंटाइटी इज पिक्सल, सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ वेक्टर डाटा एंड लाइन और पॉलीगन हमने पढ़ लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Question number 5 is the correct sequence of stages during firing and burning of bricks। ठीक है, ऑप्शंस बाद में देखेंगे। तो व्हाट इज द प्रोसीजर्स इन फायरिंग एंड बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, पहले हम वो स्टडी कर लेते हैं। सो ब्रिक, अच्छा ब्रिक से एक DDA का क्वेश्चन याद आ रहा है। दैट हमें ये पता है कि मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स जो होता है दैट इज 190 इंटू 90 इंटू 90 एंड नॉमिनल साइज जो होता है दैट इज 200 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूलर और नॉमिनल में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि इसमें एडिशन होता है 10 mm प्लास्टर। तो DDA में क्वेश्चन यही आया था कि इफ़ वी यूज़ मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स, और हम आई थिंक इंग्लिश बोन या फ्लैमिश बोन बना रहे। बेसिकली उसमें क्या था कि 2 ब्रिक्स लगा रहे थे हम, मतलब थिकनेस, 2 ब्रिक्स की थिकनेस यूज़ हो रही थी। तब उन्होंने पूछा था कि इसकी ओवरऑल थिकनेस क्या होगी, ठीक है। सो ये 190 हो गया, दिस इज़ 190 एंड इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज़ 10 mm प्लास्टर। तो इसकी टोटल थिकनेस हो गई हमारी 190 प्लस 100, सो इट विल बी 200 प्लस 190, 390 mm। सो ये आंसर था, 390 mm इज़ द थिकनेस ऑफ, जब हमने 2 ब्रिक्स ऐसे रखी। ओके, ठीक है। तो अभी हम स्टेजेस देख लेते हैं। स्टेजेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स, तो इसमें इन स्टेजेस में बेसिकली जो स्टेजेस की वो हैं, सबसे फर्स्ट आती है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, देन आती है हमारी नेक्स्ट स्टेजेस माउलिंग, देन नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज़ ड्राइंग, इसके बाद आती है बर्निंग, देन आती है हमारी कूलिंग। तो ये सारी स्टेजेस हैं। उसके बाद कूलिंग के बाद हमारी ब्रिक बन जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में क्या होता है, जैसे जहाँ से हमें मिट्टी उठानी होती है अर्थ से, ठीक है, तो उस अर्थ की हम 20 सेंटीमीटर मिट्टी को उठाकर अलग रख देते हैं, मतलब खोद कर फेंक देते हैं। उसके बाद जो मिट्टी लेते हैं वो मिट्टी लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कंकड़ और पत्थर ये सब कुछ होते हैं, ग्रेवल्स। सो वी रिमूव दिस पार्ट टिल द डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, देन वी यूज़ द रिमेनिंग, जो भी हमारे पास नीचे मिट्टी बचती है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस मिट्टी के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज़ टेम्परिंग, वो मिट्टी निकलने के बाद। टेम्परिंग में क्या करते हैं, जो क्ले निकलती है हमारे पास, देन वी मिक्स दिस क्ले विद वाटर, ओके। अब उसको चाहे तो हम मतलब उसमें प्रेशर लगाते हैं, इंसान अपने मतलब पैरों से खड़े होकर उसको करता है,
उनको मतलब रोंदता है, जो मेन टर्म है, मतलब उनको मिक्स करता है। या दूसरा होता है, जो दूसरी चीज़ यूज होती है, दैट इज़ पग मिल। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पग मिल इन मतलब प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो पग मिल क्या करती है, पग मिल बेसिकली टेम्परिंग का काम करती है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करती है, क्ले और वाटर को अच्छी तरह मिक्स कर देती है। पग मिल बेसिकली, ये तो हो गया अपना मैनुअल मेथड, ये हो गया हमारा मशीनरी थ्रू। तो पग मिल्स इन सबको मिक्स करती है। ओके, देन उसके बाद मोल्डिंग। मोल्डिंग में बेसिकली आपको पता है कि वो सांचे बने होते हैं, देन उसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। तो उसमें पुट करने के बाद हम क्ले की साइज़ जो भी होता है, इसमें या तो अब उसको थ्रू हैंड बनता है और आइदर बाय मशीन, और वायर कट ब्रिक्स सबसे अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि इनकी शेप एकदम मतलब साइज़ भी एकदम सही होता है, शेप भी एकदम सही होती है। क्योंकि इन टाइप के सांचों को यूज़ करते करते एक टाइम आता है जब इसमें मिट्टी चिपकने लग जाती है, तो जब हम मतलब ब्रिक बाहर निकालते हैं तो वो मिट्टी रह जाती है, तो उनकी साइज़ एकदम प्रॉपर नहीं होता। वायर कट ब्रिक्स का जो साइज़ निकलता है एकदम सही निकलता है। ओके, सो आफ्टर जब हमारे पास ब्रिक बन जाती है, देन उस ब्रिक को हम ड्राई करते हैं। ड्राई क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम सीधा जो भी डैम्प ब्रिक है, अगर हम डायरेक्ट उसको बर्न करेंगे, देन देयर आर चांसेस कि दे विल गेट मोर क्रैक्ड, ठीक है। तो उसमें क्रैक्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो बिफोर बर्निंग वी यूज़ फॉर इट ड्राइंग। तो ड्राइंग करते हैं ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो थोड़ा बहुत निकल जाए। डायरेक्ट उसको बर्न करेंगे तो क्रैक्स हो सकते हैं। तो आफ्टर ड्राइंग हम उसको बर्न करते हैं, ठीक है। देन बर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसी में ही जो ब्रिक है अपनी हार्डनेस, सबसे ज़्यादा हार्डनेस प्लस जो भी स्ट्रेंथ होती है उसकी, वो इसी प्रोसेस में गेन करती है, ठीक है। अब चाहे आप उसको क्लैंप्स में बर्न करो या केल्स में बर्न करो, दैट इज़ अदर पार्ट, लेकिन बर्निंग इम्पोर्टेंट है। तो बर्निंग में सबसे पहला प्रोसीजर क्या आता है, दैट इज़ डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है 400 से 650 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमने जैसे ड्राई किया, इसको तो हमने खुला मॉइस्चर मतलब एयर में रख दिया, ओपन टू एयर, ओपन टू स्काई, ठीक है। तो इतना मॉइस्चर रिमूव नहीं हो पाता। डिहाइड्रेशन में जो भी रेस्ट मॉइस्चर रह गया होता है उसको रिमूव होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा लो रखा जाता है। इसको हम वाटर स्मोकिंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वाटर होता है वो स्मोक की तरह निकलता है। वाटर स्मोकिंग स्टेज, मॉइस्चर रिमूव्ड हो जाता है, सारा जितना भी मॉइस्चर होता है इसमें रिमूव हो जाता है, ताकि फर्दर प्रोसेस के लिए जो हमारी ब्रिक है वो तैयार हो सके। और जो क्ले होती है वो लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी। तो क्ले की पूरी प्लास्टिसिटी में जो क्वालिटी होती है वो रिमूव हो जाती है। तो 3 मेन स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है। देन डिहाइड्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसका टेम्परेचर की रेंज होती है 650 से 900 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा फेरस ऑक्साइड होता है दैट टर्न्स टू फेरिक ऑक्साइड, मीन्स हमारे रेड कलर अपीयर शुरू होने लग जाता है, रेड कलर स्टार्ट्स टू अपीयर, ठीक है। एंड ऑल कार्बन्स जो कंपाउंड होते हैं ना वो सब एलिमिनेट हो जाते हैं, जल जाते हैं वो सारे, तो वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड फेरिक बन जाता है, रेड कलर दिखने लग जाता है और कार्बन सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड इसी के बाद है थर्ड स्टेप, इसमें लिख रहा हूँ, कूलिंग इसके बाद आएगा, तो दैट इज विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन में जो टेम्परेचर रेंज होती है दैट इज़ 900 से 1100, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरा मास कन्वर्ट हो जाता है ग्लोस में, कन्वर्ट मास इनटू ग्लास लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है एकदम, ठीक है। ग्लास लाइक सब्सटेंस हो जाता है। इस वक्त ये अपनी मैक्सिमम हार्डनेस गेन कर लेती है ब्रिक, या मैक्सिमम स्ट्रेंथ यू कैन से।
ठीक है, सबसे ज़्यादा टफ हो जाती है और ग्लोसी सरफेस डेवलप होने लग जाता है। देन इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रह जाता है कूलिंग, और इसके बाद हमारी ब्रिक तैयार हो जाती है। ओके, सो ये चारों प्रोसेस थे। एंड इसी में एक और आती है, इसके बाद ना क्या होता है, एक टर्म और एक ब्रिक्स और आती है, दैट इज रिफ्रैक्टरी ब्रिक। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होती हैं? रिफ्रैक्टरी बेसिकली वो एलिमेंट्स या कंपाउंड या वो थिंग्स होती हैं विच कैन विथस्टैंड विद द हाई टेम्परेचर, ठीक है, और उसमें कोई भी चेंजेस ना हो। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या हो जाती हैं? दोज ब्रिक्स विच कैन विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, वो होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ठीक है, विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर एंड विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, फिजिकल और केमिकल डिफॉर्मेशन के बिना भी, दोज आर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, तो इनको यूज़ कहाँ किया जाता है? इनको बेसिकली यूज़ किया जाता है फर्नेस में, फर्नेस की वॉल्स बनानी हो, ठीक है, या न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट हो, उनकी वॉल्स बनानी हो जहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे इन ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है। तो ये ब्रिक्स बनती कैसे हैं? जब ये कूलिंग हो जाती है, देन अगेन इन ब्रिक्स को, जो ब्रिक्स बेसिकली रिफ्रैक्टरी के लिए बनानी होती है, इन ब्रिक्स को अगेन 20,000 डिग्री सेल्सियस पे इनको गर्म किया जाता है, अगेन बर्न किया जाता है और फिर इनको कूल होने दिया जाता है, तब ये ब्रिक्स बनती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली डीडीए में क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट आर रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स। रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स वो होते हैं, ठीक है, जो कैन विथस्टैंड विद द हायर टेम्परेचर। ओके, देन ब्रिक बेसिकली बनती किससे है? दैट इज ये डीडीए में आए हुए हैं, सिलिका प्लस एल्यूमिनिया प्लस लाइम प्लस आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, जो हमने पढ़ा था अभी, फेरिक बन जाती है, देन मैग्नीशिया, इन सब से ब्रिक बनती है। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ब्रिक के, ठीक है। एंड ब्रिक में सबसे ज़्यादा सिलिका का पार्ट होता है 50%, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 50% सिलिका होती है, देन ये 20%, और उसके बाद 5 ऐसे कुछ हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एल्यूमिनिया बेसिकली क्ले होती है, क्ले में मैक्सिमम एल्यूमिनिया पाया जाता है, ठीक है। सिलिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इट प्रिवेंट्स ब्रिक फ्रॉम क्रैकिंग, ठीक है। एंड आयरन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, और अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो गई, देन आफ्टर रेड कलर इट टर्न्स इनटू डार्क ब्लू कलर। मैग्नीशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर, येलोइश पिगमेंट इन ब्रिक, ठीक है, कई बार ब्रिक्स येलोइश भी दिखने लग जाते हैं, तो उसमें मैग्नीशिया की अमाउंट ज़्यादा है। देन एक क्वेश्चन हो रहा था कि नॉर्मल जो ब्रिक का वेट होता है दैट इट शुड बी मोर देन 3 किलो, तो नॉर्मल ब्रिक आपकी शुड बी मोर देन 3 किलो, अदरवाइज वो ब्रिक गुड नहीं है। एंड अच्छा, एक तो हो गया, और एक होता है कि ब्रिक को साउंड प्रूफ कौन बनाता है? ब्रिक को साउंड प्रूफ बनाता है टेराकोटा। ओके, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जो ब्रिक्स होती हैं, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड नॉट बी एडवाइजेबल कि वो उसकी वैल्यू 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेस हो। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी मोर देन 5.5, बट हमारे यहाँ जो ब्रिक बनती है वो 3 क्लास की बनती है। फर्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड इसकी सेकेंड इज 7, एंड थर्ड इज 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन एक और आया था कि न्यूटन पर mm स्क्वायर इज
3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज सेम एज 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये तो हम सबको ही पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 mm स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक तो ये 100 आ गया, एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 डिपेंड करता है कि आप ग्रेविटी क्या ले रहे हो। इफ़ यू आर टेकिंग 9.8 तो 9.8 न्यूटन, अदरवाइज 10। बेसिकली मीनिंग क्या है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो अगर आप 1 किलोग्राम ले रहे हो और ग्रेविटी अगर आपने 10 ही ले लो क्योंकि ईजी रहता है, तो 10 इंटू में 1, सो हमारा जो 1 न्यूटन आएगा, तो सॉरी 10 न्यूटन बनेगा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम वेट 10 न्यूटन, मतलब आप 1 किलोग्राम अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट या उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई हुआ दैट इज़ 10 न्यूटन, क्योंकि 1 इंटू में 10 न्यूटन। सो 10 यहाँ से आया एंड 100 यहाँ से आया, तो ये इंटू में 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इंटू में 10 आएगा। तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर सेम एज 35 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसके बाद ब्रिक्स में, अच्छा एक DDA में क्वेश्चन और आया था, एक क्वेश्चन और आया था दैट व्हाट इज FALG ब्रिक। FALG ब्रिक इज फ्लाई ऐश, ठीक है। L से बना लाइम एंड G से बना जिप्सम। तो जब इन तीनों का यूज़ किया जाता है और जो ब्रिक बनाई जाती है दैट इज FALG ब्रिक। एंड एक क्वेश्चन आया था दैट व्हाट इज बल नोज ब्रिक। बल नोज बेसिकली शेप पे डिपेंड करती है। जब हम उसकी शेप ऐसे कर देते हैं, मतलब बेसिकली ये यहाँ से इसका शार्प कॉर्नर कट कर कर इसको ऐसे कर देते हैं, दैट इज़ बल नोज ब्रिक। एंड एक क्वेश्चन और आया था, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज स्क्विंट जंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्विंट जंक्शन क्या होता है? when two walls are intersecting each other not at the 90 degree, means theta is never equal to 90 degree, then the junction is known as squint junction. ओके, सो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली अभी तो मिट चुका है, बट हमें पता है कि सबसे पहले डिहाइड्रेशन होती है, देन ऑक्सीडेशन, देन विट्रिफिकेशन, देन कूलिंग। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 6 is industry foundation classes, that is IFC, in BEAM is. So industry foundation classes IFC is basically a exchange format in BEAM. होता क्या बेसिकली इन BEAM, like an architect design model or create models, ठीक है। उसने कोई भी मॉडल बनाया, देन वो अपना मॉडल देता है HVAC वालों को। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द रैबिट मॉडल, वो उसको IFC में कन्वर्ट करता है, देन देता है HVAC वालों को। क्योंकि अगर आर्किटेक्ट अपना मतलब 3D मॉडल दे देगा, देन दे कुड आल्सो यूज दैट, एंड हो सकता है मतलब यू नो व्हाट द विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। सो IFC मॉडल देते हैं। IFC मॉडल इज बेसिकली क्या होता है कि ये एक टाइप का एक्सचेंज फॉर्मेट है। जैसे हम किसी भी स्केचर फाइल को, मतलब एक टाइप का 3D मॉडल बन जाता है ये, बट इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे लूमियन में हम किसी चीज़ को ले जाते हैं, आप मॉडलिंग नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ रेंडरिंग कर सकते हो। उसी तरह IFC मॉडल को जब हम रैबिट में दोबारा डालते हैं, जैसे ये HVAC वाले अपना रैबिट खोलकर उसमें इसको इंपोर्ट करेंगे, देन इस मॉडल में ये चेंजेस नहीं कर सकते। इस मॉडल में बस जैसे मान लो एक वॉल दे दिया आर्किटेक्ट ने, इस और HVAC वालों को अपनी डक्ट निकालनी है, तो वो इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। वो अपनी डक्ट यहाँ पे मार्क करके दे देंगे कि हमारी डक्ट यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और अपनी पाइपलाइन यहाँ से हमें निकालनी है। तो जब वो क्लैश डिटेक्शन में दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से उनकी डक्ट जानी है और इसमें छेद हम ही कर पाएंगे, ठीक है।
सो दे डोंट हैव द आइडेंटिटी कि इसको वो चेंज कर सकें। एंड तो जैसे हम बाकी सबको ड्राइंग DWG में या कोलाडा में या स्केचअप फाइल में या नेविस वर्क में एक्सपोर्ट करते हैं, उसी तरह इसको हम IFC में एक्सपोर्ट करके उन सबको दे देते हैं। इसमें बस वो एडिट नहीं कर सकते, बाकी इसमें क्लैश डिटेक्शन, कॉस्ट एस्टिमेट, ये सब कुछ हो सकता है। और एक टाइप का 3D मॉडल बन जाता है जिसे आप रोटेट और ये सब कुछ करके देख सकते हो। ठीक है, सो IFC इज मॉड्यूल टू यूज इन, फर्स्ट ऑप्शन इज अ मॉड्यूल यूज टू इम्प्रूव एनर्जी सेविंग। ठीक है, ये भी अब अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनर्जी सेविंग मॉड्यूल्स। एंड B and C इज की एल्गोरिथम रिलेटेड टू द प्रिसीजन ऑफ बीम मॉडल, ये भी कुछ पढ़ने लायक नहीं है। अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन बाइजर स्पाइलाइंस, ये स्पाइलाइंस हमें पता है क्या होती हैं, बट इस बीम से ज़्यादा रिलेटेड कुछ नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड डाटा मॉडल टू फैसिलिटेट इंटरऑपरेबिलिटी। सो इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वो एबिलिटी टू एक्सचेंज एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये सॉफ्टवेयर की एबिलिटी होती है, जैसे बिम की एबिलिटी है कि वो एक्सचेंज कर सके और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट जाता है, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल टू फैसिलिटेट इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, देन हम देख लेते हैं ये व्हाट इज एनर्जी सेविंग मॉड्यूल्स। ठीक है, सो बिम में बेसिकली 6 मॉडल्स हैं, 6 डिज़ाइन मॉडल, दैट इज 2D, 3D डिज़ाइन मॉड्यूल, 4D, 5D, 6D एंड 7D। तो ये सारे डिज़ाइन मॉड्यूल बिम में है। इनका यूज़ क्या क्या है कि 2D तो हमें पता ही चल गया, 2D बिम जिसको आता है, मीन्स मान लो अगर जिसको जो कहेगा कि मुझे बिम 2D आता है तो उसको उसमें सिर्फ 2D प्लान्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन ये सब कुछ अटैच करना, ये सब कुछ आएगा उसको। ठीक है, तो बिम 2D में बेसिकली ये काम होता है। बिम 3D जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 3D ज्योमेट्री के लिए, 3D मॉडल के लिए। ठीक है, बेसिकली ये XY कोऑर्डिनेट में काम करता है, तो ये XYZ कोऑर्डिनेट्स में काम करेगा। एंड इसमें AEC वाले सारे आ जाएंगे, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कंस्ट्रक्टर सब आ जाएंगे इसमें। और बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है बिफोर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। सो स्ट्रक्चर बिफोर प्रोजेक्ट। ओके, 4D में क्या होता है, 4D में बेसिकली टाइम लाइन आता है। जिसको बिम 4D आता होगा वो टाइम लाइन निकाल लेता है कि इतने टाइम में आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, 2 साल 3 साल। तो बेसिकली इसमें टाइम लाइन और डेडलाइंस मार्क की जाती है, पता चल जाता है कितने में आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट हमें इससे पता चल जाती है। ठीक है, सो इट बेसिकली हेल्प्स इन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको शेड्यूल पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे शेड्यूल डिज़ाइन करने। ठीक है, सो बेसिकली यू केम टू नो कि हाउ मच टाइम इट गोइंग टू टेक योर प्रोजेक्ट। देन 5D इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, सो इसमें जिसको 5D आता होगा वो कॉस्ट एस्टिमेशन निकाल लेता होगा। बेसिकली क्या होता है, चलो ठीक है डिटेल में नहीं जाएंगे। 5D इज कॉस्ट एस्टिमेशन, टेंडर में हेल्प करता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवर रन तो नहीं कर रहा, या एक्स्ट्रा खर्चा ये सब कुछ तो नहीं लग रहा, बाद में हमें कमी पड़ जाए, सो ऑन। 6D इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी सफिशिएंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको 6D वाले सॉफ्टवेयर में मिलेंगी, रैबिट बिम 6D। एंड लास्ट इज 7, दैट इज फैसिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इट डील्स विद द मेंटेनेंस, ऑपरेशन, इन सब में डील्स करता है। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, वारंटी, जो भी मेंटेनेंस प्रोसेस है उस सब में डील करता है।
तो दीज आर द 6 डिज़ाइन मॉड्यूल। ठीक है, 2D 3D आपको पता ही है। 4D यानी कि फोर्थ डायमेंशन से आप याद रख सकते हो कि फोर्थ डायमेंशन, हम टाइम को आजकल फोर्थ डायमेंशन ले रहे हैं साइंटिस्ट। 5D यानी कि 5 रुपये का सिक्का होता है, तो आप इसको 5 रुपये के सिक्के से आप इसको मनी से याद रख सकते हो। 6D याद रख लो आप, 6 मतलब बचा कौन सा, 6D और 7D। 7D तो सबसे लास्ट वाला होगा, फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन पे ध्यान देगा। तो बचा 6D। 6D इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी सफिशिएंट। तो ठीक है, अपना आंसर तो वैसे फोर्थ था क्योंकि IFC पूछा था।